नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुन सकें। और आज हम मुद्दा उठाएंगे बिहार का, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। वहीं बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। साथ ही यह जानकारी भी दी है कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने से सियासत गर्मा गई है। वार पलटवार का दौर कह सकते हैं वो शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार जमीन पर आ ही गया। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की है। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। हाईकोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग 15.52%। वहीं ओबीसी 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में किस जात की कितनी आबादी है। ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%, कायस्थ 0.60%, यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसहर 3.08%, सोनार 0.68%। किस लिए की गई थी ये गणना? बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जातीय जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट भ्रम फैलाने वाली है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर आ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना की रिपोर्ट से क्या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। आधारित गणना की रिपोर्ट तो सोमवार को दे दी गई, यानी कि आज जारी कर दी गई है। लेकिन बिहार सरकार में अब रिपोर्ट आने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस रिपोर्ट को भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रही है, जबकि नीतीश सरकार इसको ये कह रही है कि इससे तमाम गरीब परिवारों को अब लाभ मिलेगा। अब जाति के आधार पर लोगों को तमाम योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट की लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी ने कहा यह केवल भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है। अगर नीतीश सरकार को रिपोर्ट देनी थी तो अपने कार्यकाल की देती। लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल की रिपोर्ट पेश करते कि उन्होंने अभी तक बिहार में क्या कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में विकास तो हुआ ही नहीं है, बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था जो है वो लचर हो रही है और बालू माफिया, भू माफिया हैं, इनका लगातार रौब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अपने इस खास प्रोग्राम बात सरोकार में चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की जनता को इस जाति आधारित गणना से किस तरीके का लाभ
पहुंचने वाला है। तो हमारे साथ सीधे बिहार से सांसद जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सीधा प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी सांसद हैं, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये जात आधारित रिपोर्ट जारी की गई है गणना की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो जात पात से ऊपर उठ करके जमात की बात करते हैं। अब जात बराबर का राजनीति करने से क्या होगा? गरीबी कैसे दूर होगा? बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? बिहार में उद्योग कैसे लगेगा? बिहार में जो गरीबी है, जो बिहार जो पिछड़ा है, उस जब बिहार में विकास होगा, फैक्ट्री आएगा, उद्योग आएगा, तभी तो बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहारियों का होगा। तो शिक्षा के मामले में बिहार की स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिहार में है नहीं, कानून व्यवस्था लचर है। तो सरकार जो है यह अगड़ी पिछड़ी जाति जनगणना करके यह जाति उन्माद फैलाना चाहता है। तो इसको विकास से मतलब है नहीं, ये डेवलपमेंट चाहते नहीं है। इसलिए फिर से इस बार जाति का जहर घोल करके राजनीति करना चाहता है ये लोग। वोट की राजनीति है। इससे क्या हो जाएगा? बिहार का विकास हो जाएगा। तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। बिहार के मुख्यमंत्री विकास चाहते नहीं है। ये लोग जात पात करके जाति उन्माद फैला करके वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आप नीतीश जी का 18 साल बिहार में सीएम बने हो गया, आज तक कहीं फैक्ट्री नहीं लगा, एक उद्योग धंधा नहीं लगा, कहीं फैक्ट्री में धुआं नहीं निकला। तो यही बिहार है। और कोई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कोई बाहर का उद्योगपति बिहार आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ उसको सुरक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है। वो क्या करने के लिए बिहार आएगा? बगल में यूपी है, देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। कानून का राज है, या तो कानून का राज कुछ है नहीं। इसलिए ये जात पात का करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जेडीयू कह रही है इस जनगणना से सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। जो तमाम योजनाएं आती हैं अब गरीबों तक सीधे पहुंचेंगी, इससे कहीं ना कहीं गरीबों को मदद मिलेगी। देखिए, अगर जनगणना कराना ही था तो गरीब अमीर का जनगणना करा लेता, और वो है भी फिर से करा देता। हमारी जाति इतनी है, उनकी जाति इतनी है, गरीब अमीर तो सब जातियों में है। तो सबका भला होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास लेके देश को आगे बढ़ाना है। तो इस जनगणना का आप उद्देश्य क्या समझते हैं? किस लिए ये कराई गई? भ्रम फैलाने के लिए? क्योंकि आपके तमाम नेता कह रहे हैं कि केवल मात्र भ्रम फैलाने के लिए ये गणना की गई है। बिल्कुल, यह जनगणना का उद्देश्य है भ्रम फैलाना और बिहार को भ्रमित करना, बिहार को जात पात करके वोट बैंक का राजनीति करना, यही इनका उद्देश्य है। तो क्या लगता है कि इस तरीके की गणना से अब आगे चलकर लोकसभा चुनाव में क्या गठबंधन को बड़ा फायदा होने जा रहा है? क्योंकि जेडीयू ने कह भी दिया है, बोला है कि आगे चुनाव का एजेंडा यही होगा, जातीय गणना। एक बात मैं बता देता हूं, बिहार की जनता समझदार है, जनता समझ रही है। डिजिटल का युग है। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं सुबह से शाम तक, और हम क्या करते हैं एमपी एमएलए, वह जनता देख रही है। अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों को बिहार की जनता जान गई है। नीतीश कुमार जी का पैर तले जमीन खिसक गई है, जमीन कुछ है नहीं। इसलिए जातीय उन्माद करके अगड़ी पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित महादलित करके, मैं तो खुद पिछड़ी जाति में आता हूँ, लेकिन क्या फॉरवर्ड में गरीब नहीं है? सब जगह गरीब है, सब जगह अमीर है। इसलिए ये सब जातीय उन्माद करके वोट बैंक का राजनीति करना चाहता है। बिहार की जनता समझदार है। अब जनता बहुत बातों को समझ रही है। इससे इसकी दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी बिहार में 2025 में, और 2024 में 40 से 40 सीट
भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार विकास हो रहा है उनको वोट मिलने वाला है। ठीक है प्रदीप कुमार सिंह, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा दें। मयंक सिन्हा है हमारे साथ, जेडीयू नेता हैं। निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मयंक सिन्हा, मैं आपके पास पहुंचूंगा। मयंक सिन्हा, जो ये जनगणना कराई गई है, जाति आधारित जनगणना, इसको बीजेपी बता रही है कि एक ओनली केवल भ्रम फैलाने के लिए रिपोर्ट पेश की गई है। देखिए, पहले तो आज दो महापुरुष का जयंती है जी। महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो दोनों महापुरुषों की जयंती पर पूरे प्रदेश और देश को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज जाति आधारित गणना लागू हुआ है। जनगणना नहीं, गणना गणना पहले इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। गणना है। और ये देखिए, इससे हम सुन रहे थे आदरणीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी को जी। हमारे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात है, रिलेशन है, लेकिन उनको इस बात का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि इस पे जाति आधारित गणना के साथ साथ व्यक्ति का जो आय का साधन है, स्रोत है और उसका जो क्या उसका लिमिटेशन है, उसकी भी ये की गई है। आपको उसका भी अध्याय किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है। तो ये आपको जाति के साथ साथ उसके आर्थिक का जो चीज है उसको भी इसमें स्थान रखा गया, आर्थिक दृष्टिकोण को भी जोड़ा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि ये तो बिहार तो मॉडल स्टेट हो गया। अब मॉडल स्टेट हो गया अब तो कि उन्होंने इस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते जो है वही करते हैं। हाँ। वो बात नहीं बोलते हैं जिसको नहीं करना है। हाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे देश को आपको उसको लागू करने के लिए एक पहल करने का काम किया है। हाँ। और पूरे देश में इस गणना को लागू होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे विश्व में कंट्री है जितनी उन्होंने जाति आधारित गणना की हुई है। हमारे यहाँ 1930 के बाद कोई गणना नहीं हुई है। तो गणना तो होना चाहिए। गणना से स्पष्ट होता है कि जाति की स्थिति क्या है, उसको कैसे आपको सरकार से जोड़ा जाए, सरकार की परियोजनाओं से कैसे उसको लाभान्वित किया जाए। तो बीजेपी का तो काम है, बीजेपी तो कन्फ्यूजुआ पार्टी है, इसको तो केवल लड़ाने का काम है, जाति से, धर्म से, जाति से। अरे इसको बात को समझना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित गणना का विरोध कर रही है? पूछिए उनसे, प्रदीप क्या विरोध कर रहे हैं? ठीक है प्रदीप जी। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ। अब आप जो है जाति जो करिएगा, हम तो कहते हैं जात छोड़िए, जमात की बात, सबका विकास की बात करते हैं। आप क्या करिएगा जाति गिन करके? आप गणना कराइए ना कि गरीबी किसमें है, कमजोर कौन लोग है, इसकी गणना करिए। और सरकार के पास लिस्ट है, और आप जात पात करके उन्माद फैलाने से क्या होगा? आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। हम तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी, आप बताइए न कि 18 साल बिहार का सीएम हुआ, कितना उद्योग धंधा लगा, बिहार में प्लान रुका। गरीब कौन है? यही अति पिछड़ा के बेटा में गरीब होता है, दलित है गरीब। क्या उसका भलाई किया आपने अभी तक? तो आप विकास करिएगा नहीं, और जात पात करके, लड़ा करके, जातीय उन्माद करके। अभी मनोज झा जी क्या बोले उनके सांसद की राज्यसभा में, बताइए। ठीक है, मैं निरंजन पोद्दार के पास जाऊंगा। ठीक है, निरंजन पोद्दार के पास मैं जाऊंगा। है नहीं, अब मुद्दा कुछ नहीं है। ये लोग जात करके निरंजन पोद्दार बांटना चाहता है, बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके इनका वोट लेना चाहता है। या मात्र वोट का राजनीति में मानता हूं। अगर विकास करना है सबका, तो सबका विकास करिए ना। सरकार के पास कुछ है, उनका आर्थिक, उनका जीवन बदले, सुधार आवे, ये करे, लोगों का उत्थान हो गरीब का। और गरीब तो सब जगह है ना भाई। ठीक है सांसद जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास।
ठीक है सांसद साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार, क्या अब बिहार की तस्वीर बदल जाएगी इस गणना के बाद सचमुच? सत्यम जी देखिए, ऐसा है, मैं 3 बिंदुओं में बात करूंगा सिलसिलेवार तरीके से। पहली बात, जातिगत जनगणना से जनता को क्या लाभ होगा, राज्य को क्या लाभ होगा, और उसके बाद में जातिगत जनगणना वास्तविकता में इसका गठबंधन को राजनीतिक क्या लाभ होगा, तीनों विषय के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। पहली बात देखिए, ऐसा है गौतम जी, आप इस चीज को सत्यम जी, आप इस चीज को देखिए कि हमारे देश के अंदर सन 1950 से जब से संविधान बना है तब से हमारे यहाँ एक आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है। और आरक्षण की व्यवस्था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर जो लागू की गई थी, वो क्यों लागू की गई थी? वो लागू की इसलिए की गई थी कि एक हमारे समाज के अंदर जो दबा कुचला और एक जो अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान करना था। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि उस समाज का वो अंतिम व्यक्ति क्या ऊपर आया पिछले 75 वर्षों के अंदर? ये सोचने का विषय है कि नहीं है? अगर आरक्षण से वो अंतिम व्यक्ति अगर ऊपर आता तो आज फिर इस देश के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसी समाज में कुछ लोग इसका क्रीमी लेयर लेकर के, यानी कि कुछ लोगों ने इसका लाभ लिया और अंत्योदय, आप ये मान के चलिए एक नया वर्ग पैदा हो गया। मैं ऐसे हजारों परिवार आपको गिना सकता हूं सत्यम जी, जिनके यहाँ एक परिवार में एक दादा के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में से एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिला। वो एक व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के कहीं से कहीं पहुंच गया, लेकिन 4 भाइयों की जो संतानें हैं वो आज भी वहीं पे, उसी गांव में, उसी जगह पे और उसी तरीके से वो आज भी, आप ये समझ लीजिए, दरिद्रता की पोजीशन के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आरक्षण लागू किया जाए तो यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान में रखा जाए। एक तो ये कि जिसको एक बार लाभ हो गया तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद में जो वंचित है उसको लाभ मिलना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर, पहली बात। दूसरी बात सत्यम जी, जिस तरीके से जाति आधारित जो जनगणना इन्होंने बात करी है, तो उसके हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब से अब जो मुसलमान वर्ग है वो बहुसंख्यक हो गया, क्योंकि वो 17.70% मुसलमान एक जगह लिखा जा रहा है और बाकी के सारे कोई 2.5%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%, तो इसका मतलब तो वो सारे के सारे अल्पसंख्यक हो गए। और जिस तरीके से एक नारा कहा जाता है सत्यम जी, एक नारा कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, ये मायावती की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऐसा ही दिया गया था नारा। नहीं सत्यम जी, आज भी यही कहा जा रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हिस्सेदारी कब होती है? हिस्सेदारी तब होती है जब किसी चीज का बंटवारा होता है, यानी कि किसी चीज का, एक घर में अगर 5 भाई हैं और 5 भाइयों में जब बंटवारा होता है तो कहते हैं इनकी अलग अलग हिस्सेदारी कर दो। अगर उस घर का विकास करना है तो उसके अंदर जो भाई जिस योग्य है, अगर कोई भाई मान लीजिए संघर्ष शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसको वैसा काम दिया जाता है। कोई भाई अगर लिखने पढ़ने में सक्षम हो तो उसको लिखने पढ़ने का काम दिया जाता है। कोई भाई अगर वाक्पटुता में सक्षम है तो उसको वाक्पटुता का काम दिया जाता है। विकास उस परिवार का, उस घर का तभी होता है। अगर हिस्सेदारी कर दी तो वो घर 5 खंडों में बंट जाएगा। तो क्या अब ये जो गठबंधन जिस तरीके से हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्या ये जिस तरीके से हमारे पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों को जोड़ करके, लगभग 700 रियासतों को जोड़ करके एक हिंदुस्तान बनाया था, क्या अब वो हिंदुस्तान वापस 700 रियासतों के अंदर विभक्त होने वाला है अलग अलग जाति के हिसाब से? पहली, दूसरी बात ये, और तीसरी बात आपको मैं बताऊं, जो ठीक है सर, 20 सेकंड में बात पूरी करिए। दूसरे हमारे को राजनीतिक लाभ बहुत ज्यादा हो जाएगा सत्यम जी। आपको मैं एक चीज बताऊं, मंडल कमीशन तो स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने लागू किया था, लेकिन उनका जो जनता दल था या वीपी सिंह जी का जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको कितना लाभ हुआ? तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्यों करी जा रही है इसका सबको पता है। ये चीजें जो जिस तरीके से ये अचानक राहुल गांधी जी को या इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को भी जाति आधारित जनगणना का है कि इनके लिए तुरुप का इक्का हो गया, इसका सीधा सा एक ही फार्मूला है कि कालांतर के, सत्यम जी 20 सेकंड और दूंगा मात्र आपके। ठीक।
कालांतर के अंदर लगभग 20-25-30 सालों से यहाँ पे एक तुष्टीकरण की राजनीति ने जन्म लिया और उसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों ने उनके बीच में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा चल गई कि जो बहुसंख्यक समाज है, मैं बात कर रहा हूँ सनातन समाज की, जब वो एकत्रित हुआ उस तुष्टीकरण के समझ लीजिए उसके रिएक्शन के अंदर। ठीक सर, वापस आऊंगा आपके पास। तमाम राजनीतिक दल है गठबंधन के जितने भी ठीक है मयंक सिन्हा, जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट पेश की गई है, क्या लगता है कि अब बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? अब बिहार में विकास बड़ी तेजी से होगा? बिहार में तो विकास बहुत पहले से हो रहा है। नहीं, बीजेपी कह रही विकास तो बिहार में हो ही नहीं रहा है। अभी प्रदीप जी से जब मैंने शुरुआत की थी कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं, अभी प्रदीप जी ने ही बोला था जब मैंने शुरुआत की थी डिबेट की, तभी उन्होंने बोला था बिहार में केवल दंगा फसाद सबसे ज्यादा होता है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, इस तरीके की, और धर्मांतरण को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी जरूर होती है। 17 साल बीजेपी सरकार चलाई हमारे साथ, तो ये बोले कि हमारे राज्य हम जब थे तो विकास नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास नहीं किया, इनको नहीं दिखाई दे रहा था क्या उस समय? नहीं, बाहर जाते विकास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात आप सुनिए, माननीय सांसद जी की बात को हम सुन रहे थे, जिस प्रकार से बिहार मॉडल स्टेट बना है, पहले तो इनको बिहार के हैं तो इनको पहले तो धन्यवाद देना चाहिए। इनकी पार्टी शामिल नहीं थी क्या उस समय गणना कराने के पक्ष में? क्या वॉकआउट कर गए थे विधानसभा से? तो ये वॉकआउट कर रहे हैं ना अभी कि हमको हम इसको नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है। ये बोले कि हम इसके पक्ष में नहीं है, या तब पक्ष में नहीं थे कि अभी पक्ष में नहीं है। तो सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी का अपना ही कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह से हमको धर्म में धर्म को लड़ाना है, जात में जात को लड़ाना है। हम लोग तो एक मॉडल पेश किए हैं, महिला आरक्षण पर हो या फिर जातीय आधारित गणना पर हो, हमने तो एक मॉडल पेश किया बिहार सरकार अपने खाते पे। और इनके लोग यूथ फॉर इक्वालिटी के कौन से लोग थे, किस पार्टी से एसोसिएटेड थे? माखनलाल कौन थे? संगीत रागी जी कौन थे? ठीक है, ये गए थे हाईकोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट से हारे। अरे भाई, जब सरकार की मंशा साफ थी, सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति, पहले समझ जाइए गन्ना का विषय क्या था। गन्ना का विषय ये था कि जो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसको सरकारी सुविधाओं से वांछित है, जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रदीप जी, आर्थिक दृष्टिकोण को भी जोड़ा गया है। ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं प्रदीप जी, जवाब दीजिए। ऐसा है, आप बता रहे हैं कि बीजेपी के बारे में बिहार मॉडल, आप यह बताइए कि हमारे साथ भी थे और आज भी है आपको इतना दिन मुख्यमंत्री बना के रखा, आपने बिहार में कितना उद्योग लगा दिया? कहाँ फैक्ट्री में धुआं निकला बताइए? और आपकी जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, आपको नौकरी मांगने जाता है तो लाठी बरसाते हो, बिजली मांगने जाता है कटिहार में तो गोली चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पटना में रैली करते हैं तो लाठी और बंदूक चलाते हो। ये सरकार है क्या? और आप जाति उन्माद करके, सुनिए, हम सबके विकास की बात करते हैं, सुनिए, मैं सबके विकास की बात करता हूँ, हम लोग जात बात नहीं करते हैं, जाति। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहते हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे, नहीं तो इस चर्चा को और मैं बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले जिस तरीके से ये तमाम चीजें रिपोर्ट पेश की गई है, इसके बाद से बीजेपी लगातार अब बिहार सरकार पर लगातार हमलावर है, और ये जो दौर देखने को मिल रहा है वार पलटवार का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इससे आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को कितना फायदा होता है। मेरा साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।